हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछे गए प्रीवियस ईयर जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको इस सेट में देखने को मिलेंगे। सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकी सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति कौन करता है। ये आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर राज्यपाल जो होता है राज्य का, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। महाधिवक्ता केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो हाईकोर्ट या न्यायाधीश बनने के योग्य हो। ठीक है, वह विधानसभा में बोल सकता है पर वो वोट नहीं दे सकता है। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो यह संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार इस पद को बनाया गया है। ठीक है, भारत सरकार का यह मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसकी योग्यता के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार इसकी कार्यकाल डिपेंड करती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य है, पहला सरकार को कानूनी सलाह देना, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना। ठीक है, ये जो होता है ये संसद में भाग ले सकता है, लेकिन ये भी क्या होता है कि ये भी वोट नहीं कर सकता है। निजी प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि क्या है कि ये आपका एक सरकारी आयुक्त नहीं होता है, इसलिए ये निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस होगी सरकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। भारत का पहला महान न्यायवादी कौन थे, ये थे आपके एमसी सेतलवद, और जो वर्तमान में है 2025 में ये है आपके आर वेंकटमणि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ, वह तिथि जिसे हम हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपका लागू हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, स्वास्थ्य सभी के लिए यानी कि हेल्थ फॉर ऑल के उद्देश्य से ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नाम भरत जनजाति के नाम पर पड़ा, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जनजाति का प्रथम उल्लेख हुआ है। ये आपका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, भरत जनजाति का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भारत शब्द भरत जनजाति से उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र शामिल हैं। इसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अन्य वेदों की बात करें तो एक है आपका सामवेद, इसे संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को सुर और लय में गाया जाता है। यह उपासना और यज्ञ में गान या फिर संगीत से जुड़ा होता है। इसमें जो प्रमुख देवता थे सामवेद के अनुसार ये थे आपके अग्नि, इंद्र और सोम देवता। ठीक है, अथर्ववेद की बात करें तो इसे जादू टोना, औषधि और चिकित्सा का वेद कहा जाता है। इसमें स्वास्थ्य, रोग, शांति और गृहस्थ जीवन से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका यजुर्वेद, इसे कर्मकांड का वेद कहा जाता है। इसमें यज्ञ करने की विधियां और मंत्र शामिल हैं। ठीक है, इसके 2 भाग हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका कृष्ण और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दवाओं को क्या कहा जाता है जो रिसेप्टर साइट से जुड़कर उसकी प्राकृतिक क्रिया को रोकती हैं। ये आपकी कहा जाता है इसको एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट वे दवाएं हैं जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर प्राकृतिक क्रिया को रोकती हैं। उदाहरण के तौर पर नैलोक्सोन, ठीक है, और बेटा ब्लॉकर्स। ये क्या है, ये सभी एंटागोनिस्ट के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो आपका एगोनिस्ट होता है ये दवाएं रिसेप्टर को सक्रिय करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प पहली बार कब लागू किया गया था। ये आपका लागू किया गया था वर्ष 2013 में। नोटा के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी शुरुआत भारत में वर्ष 2013 में किया गया था।
का पूरा नाम है नन ऑफ द एबव। इसका उद्देश्य क्या है? मतदाताओं को यह विकल्प देना कि वे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पहली बार इसका प्रयोग 2013 के विधानसभा चुनाव में हुआ था और ये कहाँ यूज हुआ था? छत्तीसगढ़ के चुनाव में। ठीक है, प्रतीक की बात करें तो एक क्रॉस वाला बैलेट पेपर चिन्ह होता है ये। कानूनी स्थिति की इसकी बात करें तो अगर सबसे ज्यादा वोट नोटा को भी मिले तो दूसरे नंबर वाला उम्मीदवार विजेता माना जाता है, यानी कि नोटा से चुनाव रद्द नहीं होता है। निर्णय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में पीपल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज यानी कि पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इसका आदेश दिया था। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो लोकतंत्र में मतदाताओं की असहमति का प्रतीक इसको माना जाता है और ईवीएम में इसको वर्ष 2013 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से है? पहला है आपका ऑप्शन भूखमरी, दूसरा जलवायु कार्यवाही, तीसरा है जल के नीचे जीवन और चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो ये क्या है? ये चारों इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इसके विकास लक्ष्यों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में 17 एसडीजीज तय किए गए थे और लक्ष्य क्या था? वर्ष 2030 तक का। प्रमुख लक्ष्य की बात करें तो इनमें आता है आपका शून्य भूख, दूसरा है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तीसरा है जलवायु कार्रवाई, चौथा है स्वच्छ जल और पांचवा है लैंगिक समानता। ठीक है, भारत में इसका कार्यान्वयन नीति आयोग देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन सागर से उत्पन्न समशीतोष्ण चक्रवातों से पंजाब में होने वाली वर्षा से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? तो जो सही जवाब है ये है आपका रबी फसल। ठीक है, भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पंजाब हरियाणा में रबी फसलों के लिए वर्षा लाते हैं। रबी फसलों में कौन सी फसल आती है? ये आती है आपकी गेहूं, जौ, सरसों, चना आदि। ठीक है, इनसे सिंचाई में मदद मिलती है। भारत में फसलें कितनी प्रकार की होती हैं टोटल? ये होती हैं आपकी 3 प्रकार की, खरीफ, दूसरी होती है रबी, तीसरी है आपकी जायद फसल। ठीक है, खरीफ क्रॉप की बात करें तो इसका बोने का समय होता है मानसून शुरू होने से पहले यानी कि जून और जुलाई के बीच। कटाई का समय होता है सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीनों में और मुख्य फसलें इसमें क्या हैं? ये हैं आपका धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, गन्ना, सोयाबीन आदि। ठीक है, मुख्य क्षेत्र की बात करें तो खरीफ फसलें कहाँ उगाई जाती हैं? तो ये दक्षिण और पूर्वी भारत में उगाई जाती हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। रबी फसलों की बात करें तो इसका बोने का समय होता है सर्दियों में यानी कि अक्टूबर से नवंबर माह के बीच। कटाई का समय होता है मार्च से अप्रैल के बीच और मुख्य फसलें इसकी होती है रबी की, ये है आपकी गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर आदि। ठीक है, मुख्य क्षेत्र की बात करें कि रबी फसलें कहाँ उगाई जाती हैं तो ये मुख्यतः उत्तर भारत में उगाई जाती हैं जहाँ ठंडा मौसम होता है। जायद फसल की बात करें तो इसका बोने का समय होता है रबी और खरीफ के बीच का समय यानी कि मार्च से जून के बीच। मुख्य फसलें इसमें होती हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां, मूंग आदि। ठीक है, मुख्य क्षेत्र इसका कौन सा है? तो ये होता है आपका सिंचाई वाले क्षेत्र। अगर शॉर्ट में बात करें तो खरीफ आपकी बारिश में होती है, रबी सर्दियों में और जायद आपकी गर्मियों में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश है। तो ये है आपकी 1.21 अरब। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि दर इसमें कितनी थी 2001 से 2011 के बीच? ये थी आपकी 17.64%। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका कथन दिया गया है, इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। दूसरा है कि संविधान पीठ ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 3-2 के बहुमत से सही ठहराया था। और तीसरा आपका स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 103वां संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन करने के बावजूद वैध है। जो सही है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो ये 103वां संविधान संशोधन है इसको वर्ष 2019 में लागू किया गया था। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से वैध ठहराया था। यह संशोधन शिक्षा और नौकरियों में लागू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयु और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रायोगिक संबंध किसने खोजा? इसके लिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्मी और माइटनर ने, दूसरा है गैगर और नटाल ने, तीसरा है चैडविक और लॉरेंस ने और चौथा है सॉडी और एस्टन ने। इसकी खोज आपका गैगर और नटाल के द्वारा किया गया था। गैगर और नटाल 1911 के अल्फा क्षय की गति और ऊर्जा के बीच संबंध बताया। ठीक है, यह रेडियोधर्मी पदार्थों की स्थिरता को समझने में सहायक है। यह नियम परमाणु भौतिकी में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बीमारी के दौरान पोषण संबंधी देखभाल कई गतिविधियों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय इसके। इसके लिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक तनाव का मूल्यांकन करना, दूसरा है पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना, तीसरा है पोषण हस्तक्षेपों की योजना और प्राथमिकता तय करना और चौथा है पोषण समस्याओं का निदान। तो इसमें से जो नहीं है ये है आपका मनोवैज्ञानिक तनाव का मूल्यांकन करना। ठीक है, इसमें मरीज को पोषण स्थिति का आकलन, पोषण योजनाएं बनाना और निगरानी करना शामिल है। मानसिक तनाव इसका हिस्सा नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? तेजी से रिकवरी और पोषण संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? ये है आपका आर्टिकल नंबर 44। यह नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून लाना है। ठीक है, अनुच्छेद 39 की बात करें तो इसका विषय क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये आता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना। ठीक है, मुख्य बिंदुओं की बात करें अनुच्छेद 39 के बारे में तो पहला है नागरिकों को पर्याप्त आजीविका मिले, दूसरा है संपत्ति का केंद्रीकरण न हो और तीसरा है पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले। ठीक है, आर्टिकल 40 की बात करें तो ये ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मुख्य बिंदु की इसकी बात करें तो राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना और उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखना और राज्य को न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथकीकरण निश्चित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान करें। पहला है न्यूटन बल की इकाई है। ठीक है, जो कि सही है। दूसरा है कि न्यूटन शक्ति की इकाई है तो पावर की इकाई आपकी वॉट होती है। जूल बल की इकाई है तो जो फोर्स है ये जूल इसकी नहीं बल्कि न्यूटन होती है और जूल किसकी होती है? आपकी एनर्जी की। ठीक है, एक न्यूटन में कितना होता है? एक न्यूटन बराबर 1 केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। यह एसआई प्रणाली में बल की इकाई है। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने गति और बल के नियम दिए। शक्ति की इकाई वॉट होती है और कार्य की इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग को बढ़ाने या घटाने के लिए सरकार का हस्तक्षेप डैश कहलाता है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है सट्टा कार्य, दूसरा है पुनर्वितरण कार्य, तीसरा है स्थिरीकरण कार्य और चौथा है लेन देन कार्य। ये आपका कहलाया जाता है स्थिरीकरण कार्य। ठीक है, सरकार मांग व आपूर्ति को संतुलित करने के लिए हस्तक्षेप करती है। इसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता, मुद्रास्फीति नियंत्रण, रोजगार वृद्धि करना होता है। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति इसके उपकरण है। ठीक है, अन्य फंक्शंस की बात करें तो एक है आपका सट्टा कार्य। यह अर्थव्यवस्था में भविष्य के मूल्य परिवर्तन का अनुमान लगाना इसका मुख्य कार्य है। व्यापारी या निवेशक मुनाफा कमाने के लिए जोखिम उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर शेयर बाजार या वस्तु बाजार में दाम बढ़ाने या घटाने की भविष्यवाणी कर खरीद बिक्री करना। ठीक है, पुनर्वितरण कार्य की बात करें तो सरकार द्वारा आय और संपत्ति का समान वितरण सुनिश्चित करना पुनर्वितरण कार्य कहलाता है। इसका उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना है। उदाहरण के तौर पर कर नीति और सब्सिडी के माध्यम से धन का पुनर्वितरण। तीसरा है आपका ट्रांजैक्शन फंक्शन यानी कि लेन देन कार्य। यह पैसा का मुख्य कार्य होता है। वस्तुओं और सेवाओं के खरीद बिक्री के माध्यम के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर बाजार में वस्तुओं के बदले रुपये से भुगतान करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? ये आपका धारण किया था उलुग खान ने। बलबन का असली नाम उलुग खान था। वह इल्तुतमिश का दास था और बाद में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना 1266 से लेकर 1287 के बीच। की नीति थी राजत्व की गरिमा और दिव्य अधिकार का सिद्धांत, ठीक है, और उसका नारा था राजा का पद ईश्वर प्रदत्त है। अदर ऑप्शंस की बात करें तो एक है आपका कबीर खान, अफगान मूल के सरदार थे ये, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के समय सैन्य अधिकारी के रूप में कार्य किया। फरीद खान की बात करें तो शेर शाह सूरी को ही फरीद खान कहा जाता है, ठीक है। इसे इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। सूर वंश के संस्थापक थे शेर शाह सूरी। इनका शासनकाल था 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। और महत्वपूर्ण कार्य की बात करें इनकी तो एक है आपका सड़के आजम, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। दूसरा है रुपया को मुद्रा के रूप में प्रचलित करना, ठीक है। और तीसरा है कुशल प्रशासनिक सुधार लागू करना। थर्ड ऑप्शन है आपका आयज खान। यह गजनी के सुल्तान महमूद के विश्वसनीय गुलाम और सेनापति थे। बाद में उन्हें लाहौर का शासक बनाया गया था। वे महमूद गजनी की विजयों में सहभागी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन वाले प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण की विधि प्रकाशित की थी? पहला आपका ऑप्शन है फ्रेडरिक होलर, दूसरा है मार्सेलिन बर्थेलो, तीसरा है जोसेफ गे लुसाक और चौथा है हरमन कोल्बे। जो सही जवाब है ये है आपका हरमन कोल्बे, ठीक है। हरमन कोल्बे ने 1845 में एसिटिक अम्ल का कृत्रिम संश्लेषण किया। यह पहली बार था जब प्राकृतिक पदार्थ को रासायनिक रूप से बनाया गया। इसने जैविक रसायन की नींव रखी। अदर ऑप्शंस की बात करें तो फ्रेडरिक होलर एक है जो कि जर्मन रसायन शास्त्री थे, ठीक है। 1828 में यूरिया का कृत्रिम संश्लेषण किया। यह कार्बनिक रसायन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। उन्हें जैव रसायन का जनक के नाम से जाना जाता है। मार्सेलिन बर्थेलो की बात करें तो ये फ्रांसीसी रसायन शास्त्री और वैज्ञानिक थे। उन्होंने दिखाया कि रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा यानी कि हीट उत्पन्न या अवशोषित कर सकती हैं। उन्होंने कई कार्बन यौगिकों का कृत्रिम निर्माण किया। रासायनिक ऊष्मागतिक यानी कि थर्मोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा है आपका जोसेफ गे लुसाक। ये फ्रांसीसी रसायन शास्त्री और भौतिकी शास्त्री थे। गे लुसाक का गैस नियम यानी कि लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स प्रस्तुत किया था। समान ताप और दाब पर गैसों के आयतन के अनुपात सदैव पूर्ण संख्याओं में होता है। उन्होंने आयोडीन और बोरोन तत्वों की खोज में भी योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए का विनिमय दर डॉलर 1 के बराबर 55 रुपया है। अब यदि यह बढ़कर डॉलर 1 के बराबर रुपया 60 हो जाती है तो इस स्थिति में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में डैश हुआ है। ये हुआ है आपका अवमूल्यन, ठीक है। जब रुपया का मूल्य डॉलर के मुकाबले घटता है तो रुपया अवमूल्यित यानी कि डिप्रिसिएटेड होता है। इससे आयात महंगा और निर्यात सस्ता होता है। मुद्रा विनिमय दर मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के प्रमुख कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। पहला आपका ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है समीपवर्ती हिमालयी क्षेत्र में हिमपात ठंड की लहर उत्पन्न करता है। और तीसरा है फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम भारत में पाला और कोहरा लेकर आती हैं। तो जो सही कथन है इन तीनों में से ये है आपकी तीनों कथनें, ठीक है। हिमालय की बर्फबारी महाद्वीपीय स्थिति और पश्चिमी ठंडी हवाएं मुख्य कारण होता है। कैस्पियन सागर क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं पाला व कोहरा लाती हैं। यह दिसंबर से फरवरी के बीच प्रमुख रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में किस वर्ष हुआ था? ये आपका हुआ था 1879 से लेकर 1880 के बीच। यह विद्रोह कोया जनजाति द्वारा किया गया था। इसका क्षेत्र था पूर्वी गोदावरी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कारण क्या था इस विद्रोह का? ये था ब्रिटिश सरकार के अत्याचार और कर नीति के कारण। और इसके प्रमुख नेता थे तोमाडोरा और राजा डोरा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभों का मिलान करें, यानी कि मैच द कॉलम्स। पहला है आपका दहिया, दूसरा है आपका पुरुआ, तीसरा है ब्रिंगा और चौथा है पेंडा। इनको इनके संबंधित राज्य से सुमेलित करना है और ये सारे क्या है, ये आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कि धूम कृषि के ये सारे प्रकार हैं। ठीक है, जो दहिया है ये आपका किस राज्य का है, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। पुरुआ जो है ये आपकी झारखंड में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, और जो आपका ब्रिंगा है ये आपका उड़ीसा राज्य में प्रैक्टिस की जाती है और जो पेंडा है ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य में होती है। धूम खेती की बात करें तो ये एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है। ये खेती जंगल जलाकर या फिर जंगलों को काट कर खेत को तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, जो कि आपके जो पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं इनको इनके एग्जाम्पल से मैच करना है। ठीक है, पहला है आपका प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है इनका जो परफेक्ट उदाहरण है प्रोटीन का, ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मायोसिन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण ग्लूकोज है। फैट की बात करें तो फैट का उदाहरण आपका कोलेस्ट्रॉल है और जो मिनरल्स है इसका उदाहरण आपका क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, प्रोटीन का जो उदाहरण है ये आपका होता है मायोसिन जो और एंजाइम जो कि हार्मोन बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है जो कि ग्लूकोज जिसका उदाहरण होता है। वसा की बात करें तो ये ऊर्जा संग्रहक और शरीर की सुरक्षा करता है। खनिज कैल्शियम और फास्फोरस इसके उदाहरण होते हैं खनिज के मिनरल्स के जो कि हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है। पहला है आपका ऑप्शन लाइब्रा ऑफिस राइटर, दूसरा है लिब्रा ऑफिस एक्सेल, तीसरा है लाइब्रा ऑफिस कैल्क और चौथा है लाइब्रा ऑफिस इम्प्रेस। तो जो नहीं है ये है आपका लाइब्रा ऑफिस एक्सेल। ठीक है, लाइब्रा ऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके प्रमुख घटक हैं राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ठीक है, इसमें से जो आपका एक्सेल है लिब्रा ऑफिस एक्सेल नामक कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है। पहला है विंचेस्टर डिस्क, दूसरा है फ्लॉपी ड्राइव, तीसरा है मेमोरी कार्ड और चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप। जो चुंबकीय भंडारण नहीं है ये है आपका मेमोरी कार्ड। ठीक है, चुंबकीय भंडारण कौन कौन से होते हैं, ये होता है आपका फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। गैर चुंबकीय होते हैं मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि। ठीक है, चुंबकीय भंडारण पुरानी तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक नेटवर्किंग उपकरण है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ते समय नेटवर्क ट्रैफिक और फिल्टर करता है। पहला है आपका ऑप्शन राउटर, दूसरा है गेटवे, तीसरा है स्विच और चौथा है रिपीटर। तो जो सही जवाब है ये है आपका स्विच। ठीक है, स्विच नेटवर्क में कई डिवाइस जोड़ता है और डेटा पैकेट्स को सही डिवाइस तक भेजता है। यह OSI मॉडल को लेयर 2 यानी कि डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। राउटर नेटवर्क को जोड़ता है, स्विच नेटवर्क के भीतर ट्रैफिक नियंत्रण करता है। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं माइक्रो कंप्यूटर, मल्टी कोर, वर्क स्टेशन और लैपटॉप कंप्यूटर। नोटबुक के रूप में जाना जाता है लैपटॉप कंप्यूटर को। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, टचपैड, बैटरी सब एक साथ होते हैं। ठीक है, पहले पोर्टेबल कंप्यूटर का नाम क्या था, ये था आपका ओसबर्न 1 जो कि था वो 1981 में। तो ये था आज के हमारे सेट का 25 क्वेश्चन। आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग कंटेंट्स चैनल पर आए वे सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।